हेलो सर, गुड मॉर्निंग। दिस इज सुनील मेहता। आज का वीडियो हम बना रहे हैं सीओपी सीट पे। मतलब हमारा जो भी क्लाइंट बिल सबमिशन होता है, पर्टिकुलर जब हम क्लाइंट बिल को सबमिट करते हैं एवरी मंथ, तो हमको भी एज अ मैनेजमेंट लेवल को हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर में मैनेजमेंट लेवल है या हमारी हेड ऑफिस है, तो उनको बताने के लिए कि हमारा क्या वर्क डन हुआ है। और देन आफ्टर जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो भी डिडक्शन है, वट एवर रिटेंशन है, जो भी हमारा मोबिलाइजेशन एडवांस है, बेसिक रेट डिफरेंस है, जो भी हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ द डिडक्शन है, वो डिडक्शन करने के बाद जो पर्टिकुलर हमारा पेएबल निकलता है, तो वो चेक करने के लिए हम एक सीओपी सीट मेंटेन करते हैं। तो वो सीओपी सीट में क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है, इसके लिए मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट डाला हुआ था एक्सेल सीट को कि इसमें क्या क्या हेड रहेंगे। बट पर्टिकुलर मैं आपको आज एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ जो मेरी पर्टिकुलर साइट पे चल रहा है। साइट का नाम मैं नहीं बता सकता, पर पर्टिकुलर हाँ आप देखिए, ये हमने दिसंबर का वर्क डन है। मतलब जो भी मंथ का वर्क डन रहेगा आपको मंथ डिसाइड करना है। जैसे 1 से 30 का वर्क डन रहता है, तो 1 से 30 का आपका वर्क डन जिस मंथ का है, जो मंथ के एंड में रहेगा, उसके जब हम सबमिट करेंगे तो वो उसको दिखाना है। सॉरी, यहाँ पे डेट गलत हो गया है। 1/1/26 हो रही होगा, 31/1/26 डन। तो दिसंबर का मेरा वर्क डन है और मैंने उसको सबमिट किया था 1 तारीख को। तो वो सपोज मैंने 1 तारीख को सबमिट किया हुआ है, तो सबमिशन डेट के बिहाफ पे हम पूरा जो भी कैलकुलेशन है, जैसा मेरा वर्क डन अमाउंट है, वर्क डन अमाउंट हमारा एब्स्ट्रैक्ट से आ जाएगा डायरेक्टली कि हाँ भाई आपने कितना वर्क डन किया हुआ है। देन आफ्टर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आइटम है जो जेएमआर बेस पे आपने साइन करवाया है कि पर्टिकुलर आपके पास जो भी रहेगा, तो हमारे वहाँ पे जो जेएमआर आइटम था तो हमारा 17,70,000 का है, जो टेंट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो टेंट का कुछ है, क्योंकि हमने वहाँ पे आरएमसी प्लांट का मतलब राफ्ट कास्टिंग के लिए टेंट का रिक्वायरमेंट था हमारा, तो उसका 17 लाख अलग से है। फिर हमारा रहता है बीआरडी। तो बीआरडी आपको जिस हिसाब से आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में दिए होंगे, तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर हेड डालना है कि बीआरडी फॉर एनफोर्समेंट, बीआरडी फॉर सीमेंट, बीआरडी फॉर स्ट्रक्चरल स्टील, वॉट एवर। तो बीआरडी आपके प्लस है माइनस है क्या है आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे पर्टिकुलर मेरा रेनफोर्समेंट फर्स्ट लॉट में जो उस मंथ का जो भी मेरा वर्क डन है, तब उस टाइम पे रेट कुछ ज़्यादा था बीआरडी से, तो उस बीआरडी बेस पे मेरे को 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। सीमेंट में कुछ रेट कम था तो 8 लाख रुपए कम मिलेगा। जीजीबीएस थोड़ा सस्ता था तो उसमें थोड़ा कम मिलेगा। तो उसके बेस पे मेरा बीआरडी माइनस करके देन आफ्टर मेरा फाइनल बिल बन रहा है 91 लैक्स का, जिसमें सारे बीआरडीज हो गए मेरे, बराबर है। जो भी मेरा वर्क डन है, जो भी मेरा एक्स्ट्रा आइटम है, सब कुछ मिला के टोटली जितना भी मेरा काम था सब मिला के मेरा 91 लैक्स का बेसिक वैल्यू बना है, जिसमें काटना कूटना सब कुछ हो गया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पोर्शन, कि जिसमें मैं एक्चुअल वर्क डन निकालूंगा कि भाई मेरा टोटल वर्क डन क्या है बीआरडी माइनस करने के बाद। पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बिहाफ पे क्या परसेंटेज है। जैसे मेरा सेज एरिया का प्रोजेक्ट है तो मेरा यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है। अगर आपका सेज नहीं है तो आपका यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। देन आफ्टर आपके जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद जीएसटी की टोटल अमाउंट, देन आफ्टर टोटल वर्क डन अमाउंट विद जीएसटी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सपोज कि यहाँ पे समझ लीजिए कि हम 9% पकड़ के ही चलते हैं, तो हमारा 1,08,00,000 का बिल बनेगा। डन, इस हिसाब से रहता है, पर यहाँ पे है नहीं तो मैं उसको निकाल देता हूँ। डन, तो ये हमारा फाइनल टैक्सेबल अमाउंट आ गया कि इतना हमको पे करना है क्लाइंट को। तो क्लाइंट हमको उसके बिहाफ पे ये चेक करेगा कि भाई ठीक है आपने जो बिल रखा है डन, पर उसके बिहाफ पे कुछ डिडक्शन होंगे। जैसे क्या रहेगा, 5% हमारा मोबिलाइजेशन एडवांस है यहाँ पर। मतलब जो भी आपका रिटेंशन अमाउंट है, जो भी आपका बेसिक अमाउंट होगा, बेसिक अमाउंट का 5% हम रिटेंशन होल्ड करेंगे फॉर द वर्क सिक्योरिटी या वर्क परफॉर्मेंस बेस पे रहता है सबमिट। देन आफ्टर हमको मोबिलाइजेशन कुछ एडवांस दिया होगा। मोबिलाइजेशन एडवांस मीन्स क्या रहता है कि क्लाइंट, जब हम सब कॉन्ट्रैक्टर जब साइट पे जाते हैं तो क्लाइंट हमको कुछ ना कुछ पैसा देता है कि 10% ऑफ द टेंडर वैल्यू ऑफ द 10% ऑफ द योर कंस्ट्रक्शन वैल्यू, उस हिसाब से हमको पैसा देता है। तो उस हिसाब से वो एवरी मंथ कुछ ना कुछ डिडक्शन करेगा। तो यहाँ पे मेरा 7.14 था प्रो डेटा बेसिस पे और एक था 8.5% बेसिस। तो ये कैसे डिसाइड होता है वो मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट्स का वीडियो बना दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स में ये टर्म्स कहाँ लिखी होती है और हमको उसको कैसे सीओपी में कोलैबोरेट करना है कि हाँ भाई आपका 7.14 डेटा बेसिस कैसा आएगा, 8.5 कैसा आएगा। मतलब हर एक का खुद का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना कैसे है, उसमें से कैसे इसको निकालना मैं आपको एक बार बता दूंगा। देन आफ्टर कुछ टेस्टिंग चार्जेस हो गया, क्लाइंट ने कुछ टेस्टिंग करवाने के लिए कुछ पैसा दिया होगा तो वो कटेगा।
मटेरियल एडवांस, अगर कुछ मटेरियल एडवांस दिया है तो वो रिकवर होगा, या तो फिर कुछ मटेरियल सप्लाई बाय क्लाइंट होगा, जैसे कहाँ पे कहीं पे भी काफ़ी सारे जगह पे जैसे स्टील क्लाइंट सप्लाई करता है, सीमेंट बेग क्लाइंट सप्लाई करता है, तो उसका भी यहाँ पे रहता है। देन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट्स में कई जगह पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस हमारा फ्री नहीं होता है, उसको हमको पैसा देना पड़ता है। उसका मीटर हमारे वहाँ इंस्टॉल होते हैं, मीटर वाटर मीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं, तो वो उसके चार्जेस का हर एवरी मंथ बिल फाइनल करके हमको उसमें से डिडक्शन देना पड़ता है। देन आफ्टर TDS डिडक्शन हो गया, फिर आपका पार्ट होल्ड या कुछ पेमेंट होल्ड किया हुआ है, जैसे हैंड ओवर कुछ क्लाइंट को हमने मतलब क्लाइंट से हमने कुछ लिया था 20 बैग, तो उसका पैसा कटा है। रेनफोर्स उन्होंने कुछ हैंड ओवर किया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या रहता है, कई बार डी वॉल होती है तो डी वॉल क्लाइंट करवाता है, तो उसके पास कुछ मटेरियल बचा रहता है, तो वो हमको हैंड ओवर करता है, तो उसका भी कुछ डिडक्शन काट लेता है। फिर नॉन कंप्लाइंसेस का कुछ होल्ड किया जाता है या कुछ डेबिट नोट आता है, तो जितने भी हमारे ओवरहेड्स है जो हमारे GST अमाउंट के बाद जो रहता है, तो सब कुछ कट कुटा के मेरे पास टोटल डिडक्शन होके वैल्यू आ गया है, मतलब 93 लैक्स का टोटल मेरा डिडक्शन पोर्शन आ गया है। डन, कि इतना पैसा आपका कटेगा। डन। तो अब इसमें इन लोगों ने वहाँ पे प्रेशर पैड का पैसा होल्ड किया था, क्योंकि हमारा राफ फाउंडेशन था, तो प्रेशर पैड हम नीचे इंस्टॉल करते, तो उसका टेस्टिंग नहीं हुआ था, मतलब वो इंस्टॉलेशन हो गया था खाली, पर टेस्टिंग नहीं होता, तो उसको उतना कुछ पैसा होल्ड किया था। तो नेट रिसीवेबल अमाउंट हमारा माइनस में आया। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसने हमारा जो भी मोबिलाइजेशन रिकवरी अमाउंट है वो ज़्यादा कर लिया। अगर वो नहीं करता तो हमको कुछ पेएबल निकलता कि भाई 83 लाख का आपका कुछ पेएबल है, बट फर्स्ट RA बिल था तो हमने खुद पूरा डिडक्ट करवा दिया था, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि नेक्स्ट बिल साइकिल में हमारा कैश फ्लो मेंटेन रहे और हमको भी एक प्रॉफिटेबल मार्जिन में हम चले। तो इसके नीचे का भी पोर्शन रहता है नेट रिसीवेबल के बाद कि पेमेंट कब आया है, कितने दिन में आया है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, और पर्टिकुलर कितना परसेंटेज पर पेमेंट आया, तो ये सब कुछ नीचे इनटू इन ऐड तो रहते रहता है। पर यही है कि आपको ड्यूरेशन ऑफ डे सर्टिफिकेशन पता चल जाएगा कि क्लाइंट कितने दिन में सर्टिफाइड करता है। देन आफ्टर कौन से डिडक्शन पोर्शन रहेंगे हमारे, क्या क्या होल्ड है बिल अमाउंट में, कितना पेमेंट कितने दिन डिले हुआ है, मतलब जो भी है आपकी मतलब मैनेजमेंट टीम ऑफिस में बैठ के आराम से इसको देख सकती है कि हाँ भाई पर्टिकुलर आपका वर्क डन कहाँ चल रहा है और आपने अभी तक कितना काम किया हुआ है। अभी आप इसमें एक और ऐड ऑन कर सकते हो कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यू भी डाल सकते हो कि भाई मेरी कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यू क्या थी और उसमें एक्स्ट्रा आइटम जनरेशन कितना हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको भी पता चलेगा कि हमने कितना % काम अचीव कर चुके हैं। तो बस COP सीट में इतना ही मेंटेन करना होता है। देन आफ्टर इसके नीचे के काफ़ी सारे डिडक्शन है, मैं आपको मोबिलाइजेशन रिकवरी का सिखा दूंगा कैसे रहेगा। फिर अदर चार्जेस जो डिडक्शन में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में दिए है तो आप उसको पढ़ के कैसे इसमें एक्सेल सीट बना सकते हो, तो मैं आपको पर्टिकुलर फिर आगे की वीडियो दिखा दूंगा। थैंक यू, बस देखते रहिए वीडियो और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी होगा डाउट्स तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इस सीट की भी रिक्वायरमेंट है तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपको सीट प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।